अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 22 जुलाई 2025 और मंगल के दिन की दोपहर है। बहुत खूबसूरत दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से खासे आगे का वक्त है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, मशरक़ वस्ता, ईरान से है, ख़ुद अमेरिका की सियासत से है। लेकिन आज पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट्स हैं, दे टेक द केक, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से इम्पोर्टेंट रहनुमाओं को ATC एंटी टेरर कोर्ट्स में लाहौर में और सरगोदा में 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं मई 9, 2023 के हवाले से। इसकी अहमियत क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने क्या करने की कोशिश की है, इसका मैं एक एनालिसिस आपके सामने रख सकता हूँ। उसके अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों पे और यहीं से मैं बात का आगाज़ भी करूँगा। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले मैं आपकी तवज्जो इस चीज़ की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन, बल्कि तमाम जो नोटिफिकेशंस हैं YouTube के लिए उन्हें खोलें। और जो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल कायम कर रखा है जिसका लिंक मैं गाहे बगाए आपसे शेयर करता हूँ, अभी भी शेयर कर दूँगा मैं आपसे इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर और इसके पिन ट्वीट में, इसके पिन कमेंट्स में, उसे ज्वाइन करें। उससे आपसे रब्ता रखने में बहुत हद तक मदद मिलती है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम चलें लाहौर की तरफ, एंटी टेरर कोर्ट की तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। लाहौर की एक एंटी टेरर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर इस्तेमाल किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत मशहूर रहनुमा जो हैं, जो बहुत अरसे से कैदोबंद की सोबतें गुजार रहे हैं, गुज़श्ता 2 बरस 2 महीने से, उन्हें सज़ाएँ सुना दी गई हैं। ये कौन कौन लीडर हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जो पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं पंजाब की, मियाँ महमूदुर रहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम रहनुमा, इसमें एजाज़ चौधरी साहब हैं, सेनेटर एजाज़ चौधरी, इसमें उमर सरफराज चीमा है, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब, उनको 10-10 साल की सज़ाएँ जो हैं वो सुनाई दी गई। ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा बहीमाना अमल है जिसे वेलकम किया है हुक्मरान जमात ने, बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, PMLN के बहुत से और लीडरों ने। बाय एंड लार्ज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर जो हैं इस पर खामोश रहे और इसको बहुत कंडेम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी प्रोविंशियल स्टेट के लेवल की लीडरशिप है, उसने अपने सेपरेट इसके ऊपर कॉन्डमनेशन की है। और सलमान अकरम लारा साहब ने इसकी लीगल डायसेक्शन भी की है कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, इंसानियत के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये कितनी ख़तरनाक किस्म की एक डेवलपमेंट है। एक्सेप्शन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिएट की गई है, जहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान के ट्वाइस फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया, उनको कोई सज़ा नहीं दी गई। उसका अपेरेंट रीज़न तो ये है कि उनकी मौजूदगी वो थी कहाँ पे, वो कहाँ मौजूद थे बेचारे 9 मई 2023 को। उन्होंने बहुत दफ़ा इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि वो मौजूद ही नहीं थे, लेकिन ये महज एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, इसकी कुछ पॉलिटिकल सियासी वजूहात भी हो सकती हैं जिनकी तफसीलात में मैं इस वक्त नहीं जा सकता। जो आर्गूमेंट इस्तेमाल किया गया है, जिसको बहुत प्लीड किया है PMLN की लीडरशिप ने, वो ये है कि 7 मई को इमरान खान की रिहाइश का जो है ज़मान पाक, वहाँ पर बाकायदा एक प्लान बनाया गया, साजिश की गई, जहाँ पूरा ये था कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा मई 9 को, तो फिर आपने किस तरह उसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन और रद्द अमल आपने उसके ख़िलाफ़ देना है। और कहा गया कि 61 विटनेसेस जो हैं वो जो है उन्होंने ये गवाही दी है और उसमें ऐसी विटनेसेस भी शामिल हैं जो इमरान खान की रिहाइशगाह पे उस वक्त मौजूद थे। आपको याद होगा कि इससे पहले पुलिस के 2 जासूसों का जिक्र किया गया था। कहा गया था कि जब मोटरवे के ऊपर इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे तो पुलिस के ये जासूस जो हैं वो इमरान खान की मीटिंग में शामिल थे, उन्होंने गवाही दी थी और बाद में फिर आपको पता चला कि वो गवाही जो है वो बस्ट हो गई। बहरहाल पाकिस्तान में इस किस्म के गवाह इकट्ठे करना कोई मसला नहीं है, तो हम इनकी तफसीलात में भी नहीं जाते। ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब ये कहा जाए, अगर हम इस चीज़ को बिलफर्ज मान लें कि वाकई इमरान खान की रिहाइशगाह पे 7 मई 2023 को एक प्लान बनाया गया था कि अगर इमरान खान गिरफ़्तार हो जाएंगे तो एक रिएक्शन होगा, रद्द अमल होगा, तो प्लान क्या बनाया गया था? रिएक्शन का, रद्द अमल का, प्रोटेस्ट का प्लान बनाया गया था, या प्लान इमरान खान ने ये बना रखा था कि वहाँ पर आप पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर देंगे, आप लूट मार करेंगे, आप कोर कमांडर के घर के अंदर जाके चीज़ें उठा लेंगे, लूट मार करेंगे, चीज़ें तोड़ देंगे, आग लगा देंगे, आर्सन करेंगे? क्या ये प्लान इमरान खान ने बनाया था? मेरे नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई एविडेंस प्रेजेंट की गई है कि इमरान खान ने यह 7 मई को ज़मान पाक में इस किस्म का कोई प्लान बना था।
ज़्यादा से ज़्यादा भी यही चीज़ हमारे सामने आ सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बांगे तोहल ये कहती थी कि अगर इमरान खान को हाथ लगाया गया, इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। और जब इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ था 2 नवंबर 2022 को, तो उस वक्त भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने कोर कमांडर लाहौर के घर का रुख इख्तियार किया था, उन्होंने पेशावर में कोर कमांडर के घर का रुख इख्तियार किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड के ऊपर मुख्तलिफ जहाँ फ़ौजी तनसीबात हैं वहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, GHQ के दरवाज़ों पे वो पहुँचे थे। लेकिन फिर इमरान खान का मैसेज मिला था कि मैं ठीक हूँ ऑपरेशन से, सर्जरी से पहले, और उसके बाद ये सारी प्रोटेस्ट जो है वो कॉल ऑफ हो गई थी। उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दर्जनों दफ़ा ये कहा कि अगर इमरान खान हमारी रेड, ख़ास करके जब मार्च अप्रैल 2023 के अंदर इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर एक घमसान की जंग होती रही जिसमें मुराद सईद एक डिफेंडर के तौर पे, एक कमांडो लीडर के तौर पे उभरे, वहाँ पर भी उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा कहना था कि अगर इमरान खान को गुज़न पहुँचाई गई, अरेस्ट किया गया, हमारी वो रेड लाइन है, तो हम उस पर रिएक्ट करेंगे। तो अगर कोई प्लान की यहाँ पर, कोई सीक्रेट प्लान की तो यहाँ गुंजाइश ही नहीं है। अगर एक सियासी जमात और उसके सेकेंडरी लीडर्स, उसके एक्टिविस्ट जो हैं, उसके वॉलंटियर्स खुल्लम खुला ये कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो सारी दुनिया को पता था कि उन्होंने प्रोटेस्ट करना है। तो ये सारी की सारी, बहरहाल मैं इस पर मज़ीद, मेरा ख्याल आप में से इस जो है ना यूट्यूब चैनल को सुनने वाले लोगों का एक लेवल ऑफ एनालिसिस जो है वो डॉट कनेक्टिंग का बहुत से और लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सारा का सारा जो है ये एक खराफात और बकवास है। क्यों, मैं अब आगे एक्सप्लेन करूँ। कन्विक्शन किस चीज़ पे की गई है? कन्विक्शन तो इस चीज़ पे की गई है कि लोगों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया, उन्होंने आर्सन की, उन्होंने आग लगाई, उन्होंने तोड़फोड़ की, उन्होंने सियासी सरकारी जो अमलाक हैं या जो पाकिस्तान की रियासत के अमलाक हैं उनको नुकसान पहुँचाया। क्या एविडेंस ये प्रेजेंट की गई है कि ज़बान पार्क के ऊपर इस किस्म का कोई प्लान बनाया गया था कि आपने रियासती चीज़ जो अमलाक हैं, जो तनसीबात हैं, उनको आपने आग लगानी है, लूट करना है, आर्सन करना है, या महज एक प्रोटेस्ट का प्लान बनाया गया था? अच्छा, लाहौर की ATC ने तो जो फ़ैसला किया वो फ़ैसला किया यास्मीन राशिद के हवाले से, एजाज़ चौधरी साहब के हवाले से, मियाँ महमूद रशीद साहब के हवाले से और उमर सरफराज चीमा साहब के हवाले से। लेकिन सरगोदा में एक एंटी टेरर कोर्ट जो है उसने पंजाब असम्बली के जो इस वक्त के अपोजिशन के लीडर हैं जनाब मलिक अहमद बचर जो हैं उनको भी 10 साल की सज़ा सुना दी। कमाल नहीं कर दिया। और सरगोदा में, और इसको भी वेलकम किया। मज़े की बात यह है कि इसको भी जो वफाकी हुकूमत के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से इसको भी वेलकम कर दिया गया। और सरगोदा में एक तमाशा ये भी हुआ है, अकॉर्डिंग टू बहुत से जो मुबसर है उनका कहना यह है कि बिलाल एजाज़ और अहमद चट्ठा को जो 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है उनके खिलाफ कोई विटनेस या कोई एविडेंस सिरे से प्रेजेंट ही नहीं की गई थी। और जज साहब को ये कहते हुए सुना गया था कि ये तो बिल्कुल बरी हो जाएंगे, ये उन्होंने किसी को ये कहा था। लेकिन ऊपर से लिखा हुआ जो भी फैसला आया, और ज़ाहिर है आपको फैसला आपको पता है सारे के सारे लिखे हुए आते हैं, पहले से उनको महज इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये क्यों किया गया है सारा? ये ज़ाहिर सवाल आपके जहन में आता है। आप सिर्फ इसको ऐसे ही ना देख लें कि ये हो गया है। ये क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जर्नैल साहिबान की तरफ से, GHQ की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व शो किया गया है कि हम किसी भी किस्म की नरमी, लचक और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। हम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस स्टेज के ऊपर किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल, उनके सपोर्टिंग जो भी लोग हैं, उनको मज़ीद डीमोरलाइज करने के लिए, डिसअपॉइंट करने के लिए, उनको शिकस्त खुर्दा करने के लिए, उनको एहसास दिलाने के लिए कि देखें तुम आपका रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल है, उनको ये एहसास यहाँ पे दिलाया गया। अब जो PMLN से और हुक्मरान जमात और जो रजीम है उसको सपोर्ट करने वाले जो पॉडकास्टर्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने फिर इसके ऊपर जो सुर्खियाँ लगाई हैं। फॉर एक PMLN से रिलेटेड एक साहब हैं जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया जाता है, जिनके जो वीलॉग्स हैं, उनके पॉडकास्ट होते हैं, उनको फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से ख़र्चा भी किया गया है। उन्होंने इसकी सुर्खी ये लगाई, और हमेशा इस किस्म की सुर्खी लगाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद बुरी ख़बरें। ये बेसिकली जिस्ट है, सब्सटेंस है उस तमाम चीज़ का जो यहाँ पर की गई है। और इसका एक मकसद ये भी है कि आप तहरीक इंसाफ को इतना डीमोरलाइज़ कर दें कि उनसे आप कल कला को आगे चल के आपने एक बेहतर डील हासिल करनी है। जो प्रेजेंट रजीम है, ये जो कुछ भी किया गया है मई 9, 2023 के बाद, उसकी आपने एक एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी एक कबूलियत, उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो आपने डेवलप करनी है। ये चीज़ यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। अच्छा, और ये बयान मुमकिन है कि अच्छा ये क्यों की जा रहा है सारा कुछ? इसकी वजह यह है कि जितना भी जो रजीम इस वक्त पाकिस्तान में हम खड़े हैं इन द मिडल ऑफ द जुलाई 2025, ये जो पूरा का पूरा रजीम है, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, इसकी जो बुनियाद है
वो 9 मई 2023 का जो प्लान था, जो कॉन्सेप्ट है, जो आर्किटेक्चर है, वो इसकी बुनियाद है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कि ये रियासत के बागी हैं, हम इन्हें सज़ा दे रहे हैं या अनएक्सेप्टेबल हैं, इन्हें हमसे नाक रगड़नी चाहिए, इनसे हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, ये इसका सेंट्रल प्लांक है। सारा का सारा रजीम जो है, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इसके ऊपर खड़ा है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत से डीलेजिटिमाइज़ करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको स्प्लिट करने के लिए, पाकिस्तान की अदालतों को कंट्रोल करने के लिए, मीडिया को टेम करने के लिए और दुनिया में भी एक बयानिया जो है उसको शेप करने के लिए। आगे चल के क्या करेंगे? ये आगे चल के हाई कोर्ट्स में से, इन ऑल प्रोबेबिलिटी एज़ फॉर माई एनालिसिस, हाई कोर्ट्स में से इन सज़ाओं को कम करवा देंगे या इनको ख़त्म करवा देंगे। जिस तरह से आपने जुलाई के पहले हफ्ते में, इसी महीने में आपने देखा 3 जुलाई को मियाँ लतीफ़ जो हैं, जिनको पहले ATC से 10 साल की सज़ा और 11 और लोग थे, उनको सज़ा सुनाई गई। जब वो लाहौर हाई कोर्ट, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे, उन्होंने वहाँ एविडेंस प्रेजेंट की कि भाई ये सारी की सारी एविडेंस हमारे खिलाफ नहीं है, ये गलत है, ये झूठी है, तो वहाँ से वो बरी हो गए और उनकी सज़ाएँ जो हैं वो ख़त्म हो गई। इसी किस्म का इन ऑल प्रोबेबिलिटी कुछ अरसे के बाद, डिपेंडिंग अपॉन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई बातचीत होती है या उनको जब आपने रिलीफ देनी है तो आप उनको इस तरह से एक रिलीफ भी दे सकते हैं। बिकॉज ATC हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम की तमाम पाकिस्तान की फ़ौजी एज़ पर माई एनालिसिस पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और उन्हीं के इशारों पर जो भी कहा जाएगा वो किया जाएगा। अच्छा, रिस्क क्या है? ये ज़ाहिर है एक ब्रिंक्समैनशिप है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की जा रही है। इसमें रिस्क क्या है? इसमें रिस्क ये है कि आपने सारा का सारा जो स्टेट का, रियासत का ढांचा और स्ट्रक्चर है, जिसमें जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वैसे और भी प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के अखबारात, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल, ज़राए इब्लाग, सोशल मीडिया, वो सब का सब जो है वो कोलैप्स हो गया है पाकिस्तान के अंदर। और ये इस सारी की सारी ब्रिंक्समैनशिप में, जिसमें ये मसलसल अपने वक्ती फ़ायदे उठाने के लिए जो निज़ाम खड़ा किया है उसको सस्टेन करने के लिए कि इसको 3 महीने और चलाना है, इसको 6 महीने और चलाना है, उसमें ये सारा का सारा ढांचा जो है उसको इन्होंने तोड़ फोड़ के रख दिया है। और स्टेट जो होती है, कोई भी मॉडर्न स्टेट क्या, जो पुरानी रवायती स्टेट भी थी जहाँ एक बादशाह होता था, उस स्टेट के अंदर हमेशा मल्टीपल प्लेयर्स एग्जिस्ट करते थे और उसमें एक बहुत ज़्यादा प्लूरैलिटी होती थी। अब आप हैरान होंगे कि बादशाह के ज़माने में कैसी होती थी, इसलिए कि जो पुराना बादशाह है 18वीं सदी से पहले, 19वीं ख़ास करके 18वीं 19वीं सदी से पहले, उसको इस किस्म की ह्यूमंगस कॉम्प्रिहेंसिव पावर जो है वो पूरी रियासत और लोगों की ज़िंदगी पे हासिल भी नहीं होती थी, बिकॉज उसके पास इतनी सेंट्रलाइजेशन नहीं थी, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ये सब कुछ था नहीं उस ज़माने में। तो जो रियासत होती थी उसके अंदर लोगों के पास बहुत सी ब्रीदिंग स्पेस होती थी। यहाँ पे नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस, जो सब कुछ किया जा रहा है, उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म के प्लेयर्स हैं, इंटरेस्ट्स हैं, उनकी ब्रीदिंग स्पेस को आप ख़त्म करते चले जा रहे हैं, जिसके अल्टीमेटली बहुत खौफनाक किस्म के नताइज जो है वो निकलेंगे। इसकी एक एग्जांपल ये दी जा सकती है कि आपने रेलवे सिस्टम की एक एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि आपने ट्रेन तो तबाह करनी है, ये रोकनी थी इमरान खान की, लेकिन आपने ट्रेन ट्रैक्स उड़ा दिए, आपने ट्रेन स्टेशन उड़ा दिए, आपने पूरा का पूरा रेलवे का निज़ाम ही उड़ा दिया। अल्टीमेटली जो गवर्नेंस है उसको चलने के लिए भी एक निज़ाम चाहिए और आप निज़ाम को उड़ाते चले जा रहे हैं। और तमाम की तमाम जो जिम्मेदारी है चीज़ों को कंसीव करने की, प्लान करने की, इम्प्लीमेंटेशन करने की, गवर्न करने की, वो GHQ और मिलिट्री ऑफिसर्स के कंधों के ऊपर डाल दी गई है। उन्हें मसलसल ये प्लानिंग करनी पड़ रही है, इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ रही है और तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो फ़ौजी अफसरों के ऊपर आ गई। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, जिसको समझ सके वो समझ सके, जो ना समझ सके वो ज़ाहिर है कभी भी इसको नहीं समझ सकेगा। ये इतनी ख़तरनाक सिचुएशन है कि बहुत से पॉडकास्टर्स, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ, बहुत से लोग जो हैं इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल को कि कल कलां को अगर इमरान खान की रिहाई हो जाए, अमेरिका इंटरवीन कर ले, कोई और इंटरवीन कर ले, पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट चल जाए। पाकिस्तान की मूवमेंट खैर एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन कहीं से कोई ऐसी रिलीफ आ जाए कि इमरान खान को रिहाई मिल जाए, और जब इमरान खान को रिहाई मिलेगी तो उसके बाद चीज़ें जो है वो ठीक होने लग जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 बरस में पहले भी कोई सिस्टम के बहुत अच्छे हालात नहीं थे। इमरान खान की अपनी ज़माने में भी पाकिस्तान बड़ा कमज़ोर किस्म की एक रियासत थी जो स्ट्रगल कर रही थी अपने आप को रीडिफ़ाइन करने की। लेकिन अब जो कुछ हुआ है 2022, 23, 24, 25 में, इससे पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है रियासत का वो इतना खोखला हो चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है कि इसका ठीक होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जो लोग एक तासुर देने की कोशिश करते हैं, इमरान खान की रिहाई एक ऑप्टिक्स तो हो सकती है, इमरान खान के कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी तो डाली जा सकती है कि आपने चीज़ों को ठीक करना है। फिर ये भी कहा जा सकता है 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद या 4 महीने के बाद कि देखिए जी इमरान खान से बड़ी तवक्कुआत थी, इमरान खान कुछ नहीं कर सके। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल को इमरान खान और नो इमरान खान, इसको अब कोई आसानी से ठीक नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि पाकिस्तान की GHQ के अंदर ये रियलाइजेशन पैदा हो कि हम चीज़ों को बहुत
आगे ले गए हैं। हमें एक ब्रॉड पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन की ज़रूरत है, जिसमें हमें बहुत सी चीज़ों से पीछे हटना पड़ेगा, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक वो ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो मेरे इस इस्तदलाल को, पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करती है। मेरा एनालिसिस ये है कि 1971 की जो हमारी ट्रेजेडी थी, जो फॉल ऑफ ढाका है, जहाँ हमें सरेंडर करना पड़ा, वो ट्रेजेडी जो है, और पहली तो बात है कि मेरा ये ख्याल है कि ट्रेजेडी, हमने सिर्फ ट्रेजेडी ये समझी कि 16 दिसंबर 1971 का हमें सरेंडर करना पड़ गया हिंदुस्तान के सामने। असल ट्रेजेडी ये नहीं थी। असल ट्रेजेडी ये थी कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के दरमियान इतनी नफ़रत हो गई, इतनी बेहिसी थी कि हमें पता ही नहीं चला कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हालात हैं। और फिर वेस्ट पाकिस्तान के रियासती इदारों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर फौजकशी की, उनके ऊपर जबर किया, लाखों लोगों को मार डाला। 3 बिलियन का फिगर एग्जैजरेटेड होगा, लेकिन लाखों लोगों को मार डाला तो इंतहाई कंजर्वेटिव एस्टिमेट बिल्कुल सही है। सो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं उनको मार डाला गया। और हम समझते ये रहे कि हमारी ट्रेजेडी ये है कि 16 दिसंबर कल्मिनेशन था, वो उसका सिम्प्टोमेटिक चीज़। लेकिन इस सारी की सारी ट्रेजेडी के लिए एज़ पर माई एनालिसिस ना भुट्टो रिस्पॉन्सिबल है, ना अयूब रिस्पॉन्सिबल है, ना मुजीब रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए जनरल जो अयूब खान हैं, वो उनका जो मार्शल लॉ था, उनकी जो इंटरवेंशन थी, उनकी जो सियासत थी और उनकी पूरी रिजीम की जो सियासत थी, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। या मुजीब, अयूब और बहुत से और लोग जो हैं वो पोस्टर बॉयज़ हैं। वो उन्होंने बाद में ब्लेम लिया, वो इसके डार्क कैरेक्टर्स हैं जिनके कंधों के ऊपर ये सारा इल्ज़ाम लगा। वो इसके प्रोडक्ट से उस क्राइसिस के, जो क्राइसिस अयूब खान की मिलिट्री इंटरवेंशन ने पाकिस्तान में पैदा किया। अब इसका वे फॉरवर्ड ज़ाहिर एक रिकॉन्सिलेशन है, लेकिन एक ऐसी रिकॉन्सिलेशन जिसके लिए पाकिस्तान के GHQ के फ़ौजी हुक्मरान और थिंकर्स जो हैं वो इस स्टेज पे बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दिस इज़ व्हाट माय एनालिसिस ऑफ द होल सिचुएशन इज़। अब मैं आ जाऊँ ईरान के हवाले से, जहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटे में अमेरिका के अंदर फॉक्स न्यूज़ ने ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची का एक इंटरव्यू जो है वो ब्रॉडकास्ट किया। ये इंटरव्यू इतवार के दिन दिया गया था। फॉक्स के जो प्रोग्राम है न्यूज़ रिपोर्ट, उसके एडिटर और उसके एंकर पर्सन जो बहुत मशहूर हैं, उनका नाम ब्रीट बेयर या समथिंग, बहरहाल इसको 6 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम में मंडे को इसको ब्रॉडकास्ट किया गया। पहले इसकी झलकियाँ जो हैं हमारे सामने आ गई। ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ईरान किसी भी सूरत में अपनी एनरिचमेंट जो है यूरेनियम की, उससे पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि ये ईरान की सॉवरेनिटी के लिए और ईरान की जो प्राइड और उसकी इज़्ज़त है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही अमरीकी ज़राए अबलाग हमें ये भी बताते हैं कि एक हमें स्टेटमेंट मुसलसल चल रही है इमाम ख़मेनेई की, आयतुल्लाह ख़मेनेई की, जो ये कहते हैं कि ईरान का ये राइट है बिकॉज एनरिचमेंट जो है वो ईरान के जो साइंसदान हैं उन्होंने ख़ुद से इसका सारा फार्मूला डेवलप किया है, और माइन से लेकर फाइनल एनरिचमेंट तक जो है वो सारा का सारा प्रोसेस हमारा इंडिजिनस है। हम इससे पीछे जो है वो नहीं हट सकते। मैं ये समझता हूँ कि ईरान, ये फाइनल पोजीशन नहीं है ईरान की। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का जो इंटरव्यू है फॉक्स के साथ, और जो कुछ उन्होंने कहा है, जो इस वक्त आयतुल्लाह अली ख़मेनेई कह रहे हैं, ये दर हकीकत एक डिप्लोमेटिक लेवरेज की जा रही है वेस्ट के साथ डील करने के लिए, अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ डील करने के लिए, और इसराइल के जो मुमकिन पॉलिटिक्स है उससे बचने की यहाँ पर एक कोशिश है, राह निकालने की कोशिश। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह है कि आज ही का दिन जो है, अभी तक मैं फाइनल इसकी डिटेल्स मेरे सामने नहीं आई, लेकिन आज ही के दिन में E3 के साथ ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, न्यूक्लियर जो नेगोशिएटर्स हैं, उनकी मुलाकात है। E3 क्या है? E3 है UK, फ्रांस एंड जर्मनी और यूरोपियन 3। और E3 जो है अभी तक अमेरिका के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं है, लेकिन अमेरिका ने एक डेडलाइन दी हुई है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को, कि 31 अगस्त से पहले 30 दिन होते हैं अगस्त में, 31 अगस्त से पहले जो है ईरान को हल निकालना है इस पूरी चीज़ का, और नेगोशिएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो एक नेगोशिएशन जो है वो E3 के साथ है, जिससे पहले ईरान की पोजीशन आपके सामने ही है। दूसरी जो नेगोशिएशन और टॉक्स हैं वो चाइना और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स की हैं जुमे के दिन। इन दोनों नेगोशिएशन और टॉक्स के प्रोसेस से पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की और आयतुल्लाह अली ख़मेनेई की पोजीशन हमारे सामने आती। एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली गई है नेगोशिएशंस में कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करने के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ईरान के सामने एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक पाथ है, डिप्लोमेसी बहुत मुश्किल है ईरान की। उसकी वजह यह है कि 1979 का, 79 कहते हैं 1979 को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है 1979-1980 का, वो गज़ो गज़ब से भरा हुआ था,
और वो गैज़ो गरब पिछले 26 बरस से पक रहा था, जब से मोसद्दक़ की हुकूमत को CIA ने और MI6 ने 1953 में एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट का ड्रामा करके, जिस तरह हमारे यहाँ PNA की मूवमेंट लॉन्च की गई थी 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को हटाने के लिए। वो खैर बहुत बड़ा ड्रामा था, लेकिन ईरान ने एक छोटा सा ड्रामा करके MI6 ने CIA ने उनको हटाया था, जिसके बाद में उसको क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन में मान भी लिया गया। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ 1977 में, उसके बारे में आज तक कोई डीक्लासीफाई ही नहीं किया गया सिरे से अमरीकी रिकॉर्ड्स को लेकर। जब भी डीक्लासीफाई आप करेंगे, और पता नहीं हमारी ज़िंदगी में करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपको उसके पीछे भी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ, मुझे बहुत शक है कि नज़र आएगा। बहरहाल ईरान का जब रेवोल्यूशन आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान का, तो वो गैज़ो गज़ब से भरा हुआ था, और उसने अमेरिका, बरतानिया और यूरोप, ख़ास करके अमेरिका बरतानिया के ख़िलाफ़ पोजीशन ली, जिसकी वजह से शुरू से ही ईरान को कोई एक्सेप्टिव ईरानियन जो रेवोल्यूशन है इस्लामिक रेवोल्यूशन का, उसकी नई हुकूमत को किसी भी स्टेज पे मगरब के साथ ब्रॉडर एक्सेप्टेबिलिटी का मौका सिरे से मिला ही नहीं। उनके कभी कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं सका, और उनको एक ख़तरे के तौर पे देखा गया, और बहुत जल्दी इराक़ के सदाम हुसैन को इस्तेमाल किया गया इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान जो है उसको ख़त्म करने के लिए और तबाह करने के लिए। ये सब कुछ हिस्ट्री है। लेकिन इस सारे टाइम पीरियड में जो 45 बरस गुजरे हैं, इस टाइम पीरियड में इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान और अमेरिका के दरमियान में और इसराइल के दरमियान में बहुत सी दरमियान में ऐसे पीरियड्स भी आए हैं जो बड़ी कोऑपरेशन रही है। फॉर इंस्टेंस इसी जो 8-9 बरस की जंग है इराक़ के साथ, इसी टाइम पीरियड में ईरान कॉन्ट्रा अफेयर भी आपके सामने आता है, जब ईरान को अमरीकी असला, इसराइली असला या अमरीकी असला जो है ईरान को बेचा गया इराक़ के ख़िलाफ़। यानी एक तरफ से इराक़ को पीठ ठोंकी गई, ईरान को फाइनेंशियल मदद दी गई, इराक़ को और इराक़ को चढ़ाया गया ईरान के ऊपर, उसको हर तरह से मदद दी, उसको यूरोप से मदद दी, फ्रांस ने मदद दी, बरतानिया ने, अमेरिका ने, सब ने मदद दी, अरबों ने पैसे दिए, कुवैत ने पैसे दिए, सऊदी अरब ने पैसे दिए। दूसरी तरफ से ईरान को भी असला जो है वो दिया गया। दैट्स ऑल हिस्ट्री। उसके बाद जो सेकंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड आता है कि जब इराक़ के ऊपर जंगकशी की अमेरिका ने 2003 में, तो ईरान की कोऑपरेशन शूट की गई, ताल्लुक़ हुआ, राब्ते हुए, और ईरान ने कोऑपरेट किया सदाम हुसैन की हुकूमत को गिराने में। और ईरान ने समझा कि इराक़ में उसकी स्पेस जो है वो मैक्सिमाइज़ हुई है, बढ़ी है उसकी स्पेस। और शुरू में लगता था कि बढ़ी है, लेकिन अब आपके सामने इसराइल की कॉन्फ्रंटेशन से पता चला कि कोई इतनी ख़ास बढ़ी नहीं थी, जब इराक़ की स्पेस जो है वो इसराइल ने खुल्लम खुला इस्तेमाल की है ईरान के ख़िलाफ़। तीसरा एक पीरियड आता है जब तालिबान के ऊपर हमला किया गया 9/11 के बाद, उस वक्त भी ईरान ने अमेरिका के साथ कोऑपरेट किया अगेंस्ट तालिबान। एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। सो दरमियान में ऐसे पीरियड्स भी आते रहे हैं जब अमेरिका की पॉलिटिक्स ने ईरान को एडजस्ट किया या ईरान के साथ उन्होंने कोऑपरेट किया। इस वक्त ईरान को ये क्लियरली नज़र आता है कि अमेरिका के अंदर भी कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है कि ईरान के साथ कैसे डील कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं जो समझती हैं कि इसराइल का रास्ता रोका जाए, इसराइल को मज़ीद स्पेस न दी जाए, और अमेरिका की सियासत से कहीं ज़्यादा बढ़ के यूरोप में ये जो E3 हैं, ये चाहते हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान मज़ीद कॉन्फ्रंटेशन ना हो, और ईरान को निकाला जाए, और ईरान को एक ग्लोबल ऑर्डर का हिस्सा जो है वो बनाया जाए, और वो ग्लोबल ऑर्डर का हिस्सा बनेगा तो चीन और रूस का रास्ता जो है वहाँ पे रुक सकेगा। तो ईरान की डिप्लोमेसी जो है वो इसके दरमियान अपनी एक स्पेस ढूंढ रही है, और अब्बास अराग़ची की और आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की जो पोजीशंस हैं वो इसी के दरमियान में आप उसको बेहतर समझ सकते हैं, बिकॉज़ ईरान को पता है कि मगरब जो है वो यूनाइटेड नहीं है। और ईरान का असल मसला ये है कि वो चाहते हैं कि इसराइल की जो रीजनल डोमिनेशन है, जिसके रास्ते में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एक रुकावट है, उसका वो मुकाबला बुनियादी तौर पर यहाँ पर करना चाहते हैं। अब आए इस चीज़ पे कि ख़ुद अमेरिका की अपनी सियासत के अंदर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई। मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि कैसे एप्स्टीन फाइल्स का जो स्कैंडल है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया गया। फंसाया किसने? डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मनों ने फंसाया, मीडिया ने फंसाया, इलॉन मस्क ने पीछे से तारें खींची हैं, लेकिन इलॉन मस्क ने इसकी धमकी दी थी। इस वक्त पिछले कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप की सिटी गुम है, और वो मुसलसल एप्स्टीन फाइल स्कैंडल से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब पिछले 24 घंटे में 2 रिपब्लिकन लॉ मेकर्स जो हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, जो हाउस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक उसमें टिम बर्चट हैं, बहुत पॉपुलर, पाकिस्तान के हवाले से बड़ी पोजीशन ली, दूसरे रिलेटिवली अननोन है हमारे लिए, जेम्स क्लोवर। उन दोनों ने ये आइडिया पेश किया है कि ये कह दिया उन्होंने कि गिस्लेन मैक्सवेल जो हैं, जो इस वक्त एक फेडरल प्रिजन में है, 20 साल की उनको सज़ा हुई है, जो जेफरी एप्स्टीन की एसोसिएट थी, उनकी वो टेस्टिमनी लेना चाहते हैं इस पूरे के पूरे स्कैंडल के ऊपर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। उनकी कैसे होगी टेस्टिमनी? क्या उनको बुलाया जाएगा कांग्रेस के सामने, या जेल में उनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड की जाएगी कांग्रेस के लिए? लेकिन इसके अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है कि ये क्यों किया जा रहा है। गिस्लेन मैक्सवेल ये कहती हैं कि उनको जो 20 साल की सज़ा ठोकी गई थी, ये बेसिकली जेफरी एप्स्टीन की ने जो खुदकुशी कर ली, तो गुस्सा सारा प्रोसिक्यूशन का उनके ऊपर निकला। हालांकि उनसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग और डील थी कि उनको सज़ा जो है वो नहीं दी जाएगी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक पिटिशन या एक रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन फॉर रिव्यू जो है वो डाली हुई है, जिसका अभी फैसला होना है। अब एक आम कयास ये है, सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन एनालिटिकली स्पीकिंग आम कयास ये है कि गिस्लेन मैक्सवेल जो हैं, उनकी टेस्टिमनी से डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरी क्राइसिस से निकालने की ये रिपब्लिकन कोशिश है, और उसके इन ल्यू ऑफ दैट, उसके सिले में गिस्लेन मैक्सवेल
के ऊपर कोई फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखाई जा सकती है कि नहीं, उसका जब केस सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा तो जिस तरह से होता है दुनिया में, कहीं प्रोसिक्यूशन उसको बहुत सख्ती से आर्ग्यू नहीं करेगी, उनके लिए कोई स्पेस निकाली जाएगी। यहाँ भी इस किस्म की ड्रामेबाजी बहुत सी होती। सो कीप वॉचिंग दिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है अमेरिकन पॉलिटिक्स का। अब बलूचिस्तान में मैं सिर्फ एक जुमला के बाद ख़त्म कर दूँ, ये बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि जिस कपल को के कत्ल करने की ईद उल अज़हा से पहले जिसको कत्ल करने की, मर्डर करने की जो ऑनर किलिंग थी, उसकी वीडियो सामने आई, फिर तूफ़ान मच गया, जिसके ऊपर बलूचिस्तान की हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि सही इक़दाम लिए। सरफराज बुख्ती मस्ट बी अप्रिशिएटेड कि उन्होंने एक बड़ा स्टैंड लिया। अभी गुज़िश्ता 24 घंटे में अभी वो मामला दफन नहीं हुआ था जहाँ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं कि एक शख्स ने अपनी बेटी को और अपने ही नेफ्यू को कत्ल कर दिया है गोली मार के, और उसके बाद वो शख्स फ़रार हो गया और पुलिस अब उसे ढूंढ रही। यानी ऑनर किलिंग का एक लामतनाही सिलसिला है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, कभी कभी अर्बन एरियाज़ में भी, उसके करीब भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की जो रिपोर्ट है 2024 की, वो कहती है कि जनवरी 2024 से नवंबर 2024 के दरमियान 346 के ऑलमोस्ट 350 ऑनर किलिंग की डॉक्यूमेंटेड वाक़यात हुए। अगर आप पाकिस्तान के साथ ईरान और कुछ कुर्दिश और तर्किश एरियाज़ को भी डाल दें तो बाकी सारी दुनिया में, क्योंकि हिंदुस्तान में भी ऑनर किलिंग्स हो जाती है बहुत कम, और भी जगहों पे हो जाती है, लेकिन ये जो 3-4 एरियाज़ का मैंने मुस्लिम ट्राइबल एरियाज़ का जिक्र किया है, ये बाकी सारी दुनिया से कई गुना ज़्यादा ऑनर किलिंग्स, यानी शायद दर्जनों दफ़ा ज़्यादा किलिंग्स जो है वो असर हाज़िर में इन इलाकों के अंदर हो रही है। ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसका हल निकालना मुस्लिम इंटेलिजेंसिया का, हमारी सबकी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इसके ऊपर सोचें और इसका हल निकालें। जब मैंने पिछले व्लॉग में इसका जिक्र किया और मैंने कहा कि ये कल्चरल अंडर डेवलपमेंट है, तो आप में से बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट किए, लेकिन वो कमेंट्स आप लोगों ने खुद भी बड़े आपके लिए कंफ्यूजिंग थे, क्योंकि मैंने उसमें ये कहा कि जो पहले गुडी गुडी किस्म की एक स्टोरी सुनाई गई थी बॉलीवुड किस्म की, कि ये एक शीतल थी जिसकी उम्र 23 बरस की थी, उसके 27 बरस के एक नौजवान के साथ उसकी मोहब्बत थी, उसने शादी कर ली, वो छुपे हुए थे, उनको बुलाया गया रिकॉन्सिलेशन के लिए, उसके बाद उनको जरगे ने कत्ल करने का हुक्म दे दिया। ये जो बॉलीवुड स्टाइल की स्टोरी थी जिससे लोगों को बहुत हमदर्दी भी होती है, क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड माशरे हैं वहाँ पर कॉन्सेप्ट यह है कि मोहब्बत का जो राइट है वो सिर्फ एक टीनेजर औरत को बस 19-20 साल के बाद एक लड़की की मोहब्बत के राइट ख़त्म हो जाते हैं, आदमी के भी 25 साल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो उस सारे के सारी जो मेंटालिटी है उसके अंदर ये कहानी बड़ी ठीक बैठती थी। लेकिन जब सरफराज बुख्ती हमें ये बताते हैं कि ये औरत 37 बरस की थी और आदमी भी पता नहीं 40 बरस का था, उनके पहले बच्चे भी थे, तो लोगों को सडनली लगता है कि ये आदमी औरत बदचलन थे और इनको सज़ा तो होनी चाहिए थी और शायद इनको संसार होना चाहिए था, इस्लाम में यही सज़ा। तो लोगों ने यही लिखा कि डॉक्टर साहब, और मैं आई फुली अंडरस्टैंड, आई सिंपथाइज़ विद जिन लोगों ने कमेंट किए कि ज़ाहिर है कि इन्होंने जो कुछ किया वो गलत था। मैं भी मानता हूँ कि इन्होंने जो कुछ भी किया गलत था। मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने वॉलंटियर करता हूँ। अगर मैं भी एक बलोच ट्राइबल कल्चर के अंदर पैदा हुआ हूँ और मैं उसी कॉन्शियसनेस का हिस्सा हूँ, और मुझे बताया रहा है कि भाई तुम्हारा जो ऑनर है, तुम्हारे ख़ानदान का, कबीले का, तुम्हारे घर का ऑनर जो है, उसे तुम्हारी बहन ने इस तरह से ख़त्म कर दिया, तो मुझे भी वो जो आदमी वहाँ गोली मार रहा था पिस्टल लेके, उसकी जगह मैं भी हो सकता हूँ। लेकिन ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं उस कॉन्शियसनेस का हिस्सा नहीं हूँ। मैं तो एक अमेरिका में बैठा हूँ और एक टोटली डिफरेंट ग्लोबल कॉन्शियसनेस का हिस्सा हूँ। उस ग्लोबल कॉन्शियसनेस से मैं एक ट्राइबल सोसाइटी को पीछे मुड़ के देख रहा हूँ। लेकिन अच्छा, अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। शायद मैं कभी एक ऐसी सोसाइटी, एक क्लब क्रिएट करूं जहां पे हम फेस टू फेस जूम के ऊपर बैठ के सेलेक्टेड लोग जो हैं इन इश्यूज़ को डिस्कस करें। मैं भी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है एक शदीद रिएक्शन है इस वक्त यूरोप के अंदर, ख़ास करके, और अमेरिका में भी है, लेकिन यूरोप में बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि एक बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है। उसको आप इस्लामोफोबिया कह दें, उसको आप नफ़रत कह दें, जहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से यूरोपियन हुकूमतों को ये कन्विंस किया जा रहा है कि जो मुस्लिम इमिग्रेशन है, ये जो आ जाते हैं सारे मशरक़ वस्ता से, ईस्ट से, ये कल्चरली हमसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, इनको यहाँ से निकाला जाए और इनकी यहाँ पर आमद रोकी जाए और इनको बड़ा सख्त, इनको स्क्रूटनी में किया। बड़ी खौफनाक किस्म की कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है। और ये जो एक ट्राइबल कल्चर के असरात हैं, आपने देखा है कि यूरोप में भी ऑनर किलिंग्स कर देते हैं। ये कुर्दिश ने और तुर्किश ने ऑनर किलिंग्स हैं यूरोप में भी की हैं, पाकिस्तानियों ने भी की हैं। पाकिस्तानी ओरिजिन लोगों ने बरतानिया के अंदर ऑनर किलिंग्स कर दी हैं, यूरोप के अंदर उन्होंने कर दी हैं, ख़ास करके बरतानिया में। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मुसलमानों के मुस्तक़बिल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और इसका हल निकालना हमारी तरह के जो मुस्लिम पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंस, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एक लाइन, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पा रहे। हमें फियरलेस थिंकिंग की यहाँ पे ज़रूरत है जो हम कर नहीं पा रहे। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।